तो रेलवे ग्रुप डी में जितने भी सवाल आपके आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों में से जो खासकर भूगोल से संबंधित सवाल होंगे, उनकी 20 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला होगी, जिससे हम लोग विचार करने वाले हैं, उसके आंसर को समझने वाले हैं, वहां संबंधित तथ्यों को भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, भाग 7 का क्या होगा। यानी कि इससे पहले 6 भाग आपके पास पहुंच चुके होंगे भूगोल के, जो रेलवे ग्रुप डी के ये PYQ होंगे। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है। चार ऑप्शन है, विषुवत रेखा, स्टेपिस, उष्णकटिबंधीय मानसून, भूमध्य सागरी। यानी कि जो चावल जो फसल है, जो धान की फसल है, वो किस प्रकार की जलवायु में सबसे अच्छा उत्पादन या सबसे अच्छा कह सकते हैं कि फसल उत्पादन किया जा सकता है। तो इन जब चार ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि भाई कि जो आपका जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन होता है, वहां पर आपको चावल की खेती करना ज्यादा क्या है, उपयुक्त है। क्या है, ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है। आपको ऐसा क्यों, क्योंकि चावल की खेती के लिए जल की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है। और जल की आवश्यकता जब ज्यादा होती है तो वो किस प्रकार के जलवायु में उसको जल ज्यादा मिलेगा। तो जहां की उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन वाला क्षेत्र होगा, वहां पे वर्षा की मात्रा लगभग ठीक ठाक होती है, यानी उसके अनुकूल होती है। तो ये सही आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। जैसे आप देखेंगे तो आपका यूपी का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन ही जैसे जलवायु पाई जाती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल वाले एरिया में, बिहार वाले एरिया में, तो वो इसी तरीके से पाई जाती है। तो ये धरेंगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अच्छा नीचे देखिए ऑप्शन लिखा है भूमध्य सागरी। अगर भूमध्य सागरी जलवायु की बात कर लें कि भूमध्य सागरी जो जलवायु होती है, जलवायु यहां पर किस प्रकार के जो आपके फल है या फसल है उसका उत्पादन ठीक ठाक होता है। तो देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में जितने भी आपकी सिट्रिस, यानी जितने भी क्या है नींबू वंशी या जितने भी खट्टे पदार्थ के फल होते हैं, उनके लिए अनुकूल ये क्या है, जलवायु है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका भूमध्य सागरीय जलवायु है ये सिट्रिक या सिट्रिस, सिट्रिक यानी कि हम लोग कहेंगे क्या, नींबू वंशीय, नींबू वंशीय फल के लिए ये क्या है, अनुकूल है। जैसे अगर आप देखेंगे जो भूमध्य सागर के एरिया, आप तो पहचान ही रहे कि कहाँ पे है, यानी कि जो यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो भूमध्य सागर है, तो जो वहाँ की जलवायु जो जिस प्रकार की पाई जाती है, उस जलवायु को हम लोग कहते हैं क्या, भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। वहाँ पर नींबू वंशी यानी खट्टे पदार्थ जो होते हैं ना, या खट्टे जो फल होते हैं, उनकी उत्पादन बहुत ठीक ठाक होता है। जैसे आप देखेंगे वहाँ पे अंगूर हो गया, ठीक है, या फिर हम बात करें वहाँ पे संतरा हो गया, ये अन्य प्रकार की फल बहुत अच्छे उत्पादित होते हैं। तो भूमध्य सागरीय। ठीक, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है। यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है। क्या जलोढ़ मृदा पाई जाती है, कि काली मृदा पाई जाती है, कि लाल मृदा पाई जाती है, कि या फिर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। देखिए महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र का एरिया जो है वो क्या है, दक्कन ट्रैप पे बसा हुआ है। और दक्कन ट्रैप जो है ये बेसाल्टी चट्टानों से बना हुआ क्या है, आपका ये क्षेत्र है। और बेसाल्टी चट्टानें जो होती हैं ये जब ये टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है वो काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए सही आंसर क्या है आपका, काली मृदा हो जाएगा। ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र में देखेंगे सबसे अधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो पाई जाती है काली मृदा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो दक्कन ट्रैप पे बसा हुआ है। यानी दक्कन ट्रैप पे वो क्या है, उसका भौगोलिक क्षेत्र है। और जो दक्कन ट्रैप है वो बेसाल्टी चट्टानों से क्या है, निर्मित है। और बेसाल्टी चट्टानें जब भी टूटती फूटती हैं तो वो काली मृदा का निर्माण करती हैं। ये आपको ध्यान रखिए भैया कि काली मृदा। ठीक है। और अगर देखा जाए काली मृदा जो थी, यहाँ पे सबसे अच्छी फसल हमको सभी पता है कि क्या होती है, कपास। तो कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो काली मृदा। तो काली मृदा जो होती है, ध्यान रखिए कि ये बेसाल्टी चट्टानों के, बेसाल्टी चट्टानों के टूटने से
क्या बनेगी, तो काली मृदा बनती है। जैसे अगर मैं कहूं, जैसे आपका एक चट्टान होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट जो चट्टान होती है, ठीक है, या फिर जो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, उनमें ध्यान रखिए उनके टूटने फूटने से लाल मृदा का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिए बेसाल्टी चट्टाने का निर्माण कब टूटने फूटने से कैसी मृदा बनेगी, तो काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे वैसे भारत में क्या है, 8 मृदा समूह है। भारत में कितने, तो 8 मृदा क्या है, समूह है। यानी कि जो हमारी एक संस्था है आईसीआर के द्वारा, यानी कि जो आईसीआर है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना, जो आईसीआर है, तो आईसीआर ने बताया है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, तो 8 प्रकार के मृदा समूह हैं। जो सबसे अधिक मृदा पाई जाती है भारत में, वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा, ठीक है, सर्वाधिक। यानी कि भारत में सबसे अधिक किस मृदा का विस्तार है, तो वो है जलोढ़ मृदा का। और जलोढ़ मृदा का निर्माण वही होता है जहां पर क्या होते हैं, नदियों के मैदानी क्षेत्र होते हैं। हालांकि यूपी में सबसे अधिक तो मृदा जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड लाइन में कि महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है, और वो कौन सा नगदी फसल है। नगदी फसल का मतलब होता है कि ऐसा फसल जिसको खेत में उगाया जाता हो और वो केवल क्या हो, बाजार में बेचने के लिए, ठीक है, उसे स्टोर करने के लिए नहीं, ठीक है, उसे बाजार में बेचने के लिए, यानी उसको बेचने के लिए पर्पज से उगाया जाता है, वो होता है नगदी फसल। गन्ना, तिल, कपास, रबड़। तो देखिए अब महाराष्ट्र में क्या नहीं होता है, तो महाराष्ट्र में रबड़ नहीं होगा, रबड़ नहीं होता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी सारी जो फसल होती हैं वो कहाँ की हैं, तो वो महाराष्ट्र की हैं। अब ऐसा नहीं है, कि रबड़ का उत्पादन बिल्कुल नहीं महाराष्ट्र में होता होगा, लेकिन सबसे अगर देखा जाए प्रमुख रूप से, तो वहां गन्ना, तिल और कपास की खेती ठीक ठाक होती और अच्छी होती है, ठीक है, तो इसलिए रबड़ नहीं होगा, ठीक है। रबड़ की जो खेती कर हम बात करेंगे तो हमारे साउथ इंडिया में चले जाइए, यानी कि जो आपका केरल है, हालांकि केरल में तो ज्यादा ही होता है, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो भारत में रबड़ की खेती सबसे अधिक कहां होती है, तो वो केरल में होती है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। देखो ये अच्छा सवाल है। अच्छा, इन लोगों ने नहीं है, ये देखो यहां पे दे रखे हैं ताकि आपका ध्यान यहां तक ना पहुंचे, ठीक है। तो राजस्थान से कितने राज्यों की सीमा लगी है, तो वैसे तो 5 राज्यों की लगी है, लेकिन कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए भैया राजस्थान से नहीं है, तो वो आपका कौन सा है, महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान से नहीं लगी है, ठीक है। तो जो आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान, तो राजस्थान से ध्यान रखेंगे 5 राज्यों की सीमा क्या होती है, स्पर्श होती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखेंगे तो एक तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर हो गया आपका कौन सा, HR यानी कि हरियाणा। फिर देखिए एक हो गया आपका कौन सा, पंजाब, एक हो गया कौन सा, तो पंजाब, ठीक है, पंजाब। और फिर आपका हो गया एक इसमें से गुजरात, और लास्ट हो गया आपका MP। कौन हो गया, तो MP। तो ये 5 राज्यों की सीमा लगी है किससे, तो वो लगी है राजस्थान से। हालांकि यूपी की बात करें तो यूपी के तो 2 ही जिले लगे हैं राजस्थान से, एक है आपका आगरा, दूसरा कौन सा है, मथुरा, ठीक है, दूसरा है मथुरा। अच्छा, आपने ये बात पता है कि भाई जो राजस्थान है, तो राजस्थान की कह सकते हैं जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है, सबसे ज्यादा, यानी कि भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाइज जो राज्य है वो कौन सा, राजस्थान है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इसका क्षेत्रफल आखिर में है कितना, ठीक है, कितना है, तो देखिए राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल वो कितना है, तो ये आपको मिल जाएगा लगभग, ये देखेंगे आप तो 3,42,000, 3,42,000 और 239 वर्ग किलोमीटर है नहीं। तो यानी कि 239 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। इसके बाद में मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है और फिर उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं, इसकी राजस्थान की क्या है,
अगर मैं ये कहूँ भैया कि सर्वोच्च चोटी यहाँ की क्या है, सर्वोच्च चोटी, तो वो है कौन सा, गुरु शिखर, जो अरावली पे है, गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितना है, 1722 मीटर, 1722 मीटर। ठीक है, और ये जो गुरु शिखर है ये आप देखेंगे राजस्थान का एक जिला पड़ता है ना, सिरोही जिला, सिरोही जिला में है ये। ठीक है, कहाँ पे है, सिरोही जिला में हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखें भारतवर्ष का सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो सांभर झील, यही राजस्थान में ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए किससे भैया, तो ये राजस्थान की सीमा किससे नहीं लेगी, महाराष्ट्र नहीं लेगी, क्योंकि महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में गुजरात है। ठीक है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है, जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका अर्थ क्या है, कृषि की आधुनिक विविधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, कृषक सामाजिक वानिकी। तो अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन तो ये ज्यादा सटीक आपको लग रहा है कि हाँ कि ठीक है भाई, हरित क्रांति का मतलब होता है कि कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। यानी क्रांति का मतलब होता है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब हो गया कि यानी कि शीघ्र परिवर्तन, क्रांति का मतलब होता है शीघ्र परिवर्तन, यानी कोई भी वो क्षेत्र हो सकता है। जैसा आपने पढ़ा 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 में क्या हुआ कि बहुत ही कम समय में क्या हुआ कि बहुत अधिक परिवर्तन देखा गया। ठीक है, तो वैसे आप देखेंगे तो यानी कि आप क्या करेंगे, जो कृषि की आधुनिक विधियां हैं, या कह सकते हैं कि जैविक खेती करके, या कह सकते हैं कि जो नए नए उपकरण हैं, कृषि यंत्र हैं, वैज्ञानिक विधि अपनाकर जब आप खेती करते हैं तो प्रति एकड़ में जब आप उपज ज्यादा करते हैं, ठीक है, जब उपज आप ज्यादा करते हैं तो वो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो अगर जो परिवर्तन होगा वही क्या है, वही क्रांति है नहीं, जो वो किसी क्षेत्र में हो सकती है वो। तो इसलिए आपको ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए सही है। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका हरित क्रांति है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना विलियम गॉर्ड ने, विलियम गॉर्ड ने किया था। ठीक है, जबकि वर्ल्ड में यानी विश्व में हरित क्रांति का जनक तो हम सभी को पता है कि हम लोग मानते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं, और भारत में हम लोग MS स्वामीनाथन को मानते हैं। ठीक है, और क्योंकि आप देखेंगे कि जो डॉक्टर नॉर्मन जो बोरलॉग हैं उनके ही सम्मान में, ठीक है, उनके सम्मान में कृषि का नोबेल कहे जाने वाला पुरस्कार, जो उसका नाम है नोबेल, जो उसे बोलते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, या हम लोग कहते हैं बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार। तो ध्यान रखेंगे कि जो बोरलॉग पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कहेंगे ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं कृषि का नोबेल कहते हैं, क्या बोलते हैं, कृषि का नोबेल कहते हैं। जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं इनको और शांति के क्षेत्र में, ठीक है, शांति के क्षेत्र में इनको मिला था क्या, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। चलिए अगला देखिए, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, मंगोलिया, जापान, चीन या कोरिया को। तो देखिए ये कहा जाता है किसको, जापान को कहा जाता है। ठीक है, जापान, देखो जापान एक क्या है, जापान एक द्वीपीय देश है, एक या ऐसे कह लें जापान एक पूर्वी प्रशांत महासागर में क्या है, एक द्वीपीय देश है। एक कैसा देश है, द्वीपीय देश है। ठीक है, तो ये जो जापान है ये पूरी तरीके से आप देखेंगे तो ये आयात पर, ठीक है, आयात पर ये क्या रहता है, निर्भर रहता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुद की नहीं होती हैं, ये दूसरे देशों से हर चीज मंगाता ही है। लेकिन जो आप ये जापान है, जापान ये आप देखेंगे यहाँ पे द्वीप तो बहुत सारे हैं, हजारों द्वीप हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे 4, ठीक है, मुख्य द्वीप हैं जिसपे ये जापान क्या है, बसा हुआ है।
उनमें से एक आप देखेंगे, जैसे एक आपका है होकाइडो, होकाइडो, दूसरा है शिकोकू, तीसरा आपका है होन्सू, होन्सू, और चौथा आपका हो जाएगा क्यूशू। कौन सा हो जाएगा? क्यूशू। तो इसमें से जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्सू, सबसे बड़ा। और ये होन्सू द्वीप पे ही, होन्सू द्वीप पे ही जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो इसी द्वीप पे होन्सू पे ही क्या है स्थित है। ठीक है, वो इसी पे क्या है स्थित है। बाकी आप देखेंगे जापान में एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जापान में आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक 6 अगस्त है नी, 6 अगस्त 1945, एक क्या है आपका 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? परमाणु बम गिराया गया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक क्या था, हिरोशिमा, सीमा पर क्या किया गया? परमाणु बम गिराया गया, परमाणु बम गिराया गया। किसके द्वारा? यूएसए द्वारा। ठीक है, और यहीं पे अगर देखेंगे तो ये जो आपका 9 अगस्त है, 9 अगस्त को कहां पे? तो नागा साकी शहर वहां का, वहां पे बम गिराया गया था। तो ये जापान को आप इतनी सी बातें आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख, कश्मीर, लाहौल एवं स्पीति या कुल्लू? देखिए ये है आपका कहां पर? तो कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर में आप देखेंगे तो कई सारे पर्यटन स्थल मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक भैया यहाँ पे मिलेगा पटनी टॉप। तो पटनी टॉप कहाँ पे है? कश्मीर में है। इसके अलावा एक मिलेगा आपका पहलगांव, ये मिलेगा। जैसे आपने पढ़ा जैसे गुलमर्ग है, वैसे यहाँ पे आपको सोनमर्ग मिल जाएगा, सोनमर्ग यहीं पे है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहीं पे आपको वैष्णो देवी मिल जाएंगे मंदिर। फिर इसके बाद में अमरनाथ गुफा मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मुगल गार्डन मिल जाएगा, मुगल गार्डन मिल जाएगा। फिर यहीं पे आपको ट्यूलिप गार्डन मिल जाएगा श्रीनगर वाले क्षेत्र में। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं आपको जो कश्मीर के ही पर्यटन क्षेत्र, घूमने वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है? अच्छा यहाँ पे आ गया, देखिए अमरनाथ। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? सिक्किम कश्मीर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? सॉरी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा भैया? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा देखेंगे हिमाचल प्रदेश में एक पर्यटन स्थल है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है? जिसे हम लोग कहते हैं मणिकर्ण, मणिकर्ण। ये क्या है आपका? एक तीर्थ स्थल है, मणिकर्ण तीर्थ स्थल। तो मणिकर्ण हालांकि ये क्या है, एक कह सकते हैं कहीं भूतापी ऊर्जा का एक केंद्र भी है, यानी कि वहां पे गर्म जल के फुहारे भी निकलते रहते हैं। ठीक है, यानी कि गर्म जल वहां पे निकलता रहता है मणिकर्ण स्थान से। हालांकि ये पंजाब सिख और हिंदू धर्म का ये पवित्र स्थान है मणिकर्ण। ठीक है, जो पार्वती घाटी में। कहाँ मिलेगा ये? तो ये मिलेगा आपको पार्वती घाटी में, पार्वती घाटी में। तो मणिकर्ण जो है ये क्या है आपका? सिख व हिंदुओं का पवित्र स्थल है ये। ठीक है, तो मणिकर्ण से हमने क्या बताया कि यहाँ पे क्या है, गर्म फुहारे यानी गर्म जल के फुहारे भी निकलते रहते हैं कहाँ पे? मणिकर्ण स्थान से।
अरे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, रबी की फसल का मतलब हो गया कि जिसकी बुआई क्या होती है, जाड़ों में होती है, वही अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है रबी फसल की, कह रहा वो नहीं है। तो गेहूं, चना, सरसों, चावल, तो देखिए गेहूं जो है ना, इसकी बुआई तो भाई सर्दियों में होती है। अच्छा, और अगर रबी की फसल नहीं है, ठीक है, ठीक ठीक, यहाँ पे नहीं है। तो चना, हरी सरसों, चावल, तो ये कौन सा हो गया आपका? चावल। ये क्या? ये खरीफ की फसल है। ये कैसी है? तो ये है खरीफ की फसल, ठीक है। तो ये रबी की नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इसी बात को ध्यान रखिए भाई। अगला आ जाओ, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? सिलवासा, कमरती, दमन और पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। क्योंकि ये देखो सवाल भाई है 2003 का, 2003 का। तो अब देखो, क्योंकि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है आपकी? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन इसका नाम तो चेंज हो गया है ना। इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया, अब इसका हो गया श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, इसका नया नाम क्या हो चुका है? श्री विजयपुरम, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, श्री विजयपुरम, ठीक है। अब इसका नया नाम हो चुका है, ठीक है। ये क्या भैया? नया नाम, नया नाम है इसका, ठीक। अब लेकिन पोर्ट ब्लेयर जो है, या जो श्री विजयपुरम है, अब यहां से आपसे दो तीन फैक्ट याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? फैक्ट याद रखेंगे। जो पोर्ट ब्लेयर है, जो पोर्ट ब्लेयर आपको मिलेगा, ये कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? जो आपका दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर ये स्थित है। उसके अलावा पोर्ट ब्लेयर में ध्यान रखिएगा कि यहीं पे क्या है कि वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वीर सावरकर इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। एयरपोर्ट है, यहीं पर पहले सेलुलर जेल हुआ करता था, इसी पोर्ट ब्लेयर पर। सेल्यूलर, सॉरी सेलुलर, आपका क्या है? सेल्यूलर क्या है आपका? जेल, जहां पे क्या होती थी? काले पानी की सजा ब्रिटिशों द्वारा दी जाती थी, ठीक है। काले पानी की सजा ब्रिटिश द्वारा दी जाती थी। तो ये पोर्ट ब्लेयर में ही सब कुछ है, ध्यान रखेंगे। और अंडमान एंड निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो आपकी कौन सी है? तो सैंडल पीक है, ठीक है। कौन सा? सैंडल पीक, या कल्याण शिखर भी कहते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कन्नड़, कन्नड़ मतलब समझ सकते हो कि भाई कर्नाटक। तो ये होगा कहाँ पे? कर्नाटक। तो कन्नड़ कहाँ बोली जाती है भाषा? कर्नाटक में, ठीक है। अब जो कन्नड़ है, कन्नड़ एक शास्त्रीय भाषा भी है, ध्यान रखेंगे कि कन्नड़ ये राजकीय भाषा तो है ही है, ये राजकीय भाषा तो है ही है, लेकिन राजकीय भाषा साथ साथ में ये क्या है? ये शास्त्रीय भाषा भी है। तो कन्नड़ राजकीय भाषा के साथ साथ एक शास्त्रीय भाषा भी है, एक शास्त्रीय भाषा भी है। और ये जो शास्त्रीय भाषा, जो कन्नड़ के हम लोग बात करते हैं, तो कन्नड़ को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, वो तेलुगु के साथ ही दिया गया था 2008 में। वैसे शास्त्रीय भाषाओं की संख्या वर्तमान में देखेंगे तो 6, 5, 11, यानी कि वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हालांकि उड़िया भी शास्त्रीय भाषा एक है, ठीक है, जिसको 2000 आज मेरे हिसाब से 2013 में इसको दिया गया था उड़िया को। तो ये आपको हो गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ आ गया सवाल। देखिए जो छत्तीसगढ़, अभी सवाल अभी न्यू करंट अफेयर की मैं बात करूं तो देखो, छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विनोद शुक्ला। विनोद शुक्ला। तो विनोद शुक्ला को, ठीक है, किस नंबर का? तो आप देखेंगे तो जो विनोद शुक्ला है,
इनको 58 नंबर का, ठीक है, क्या मिला है, ज्ञान पीठ पुरस्कार। मिला तो ये 25 में है लेकिन है 23 का, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो 2025 में दिया गया है, ठीक है। तो ये विनोद कुमार शुक्ला, ये ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ राज्य से ये पाने वाले क्या होंगे, पहले क्या होंगे, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता होंगे। तो अच्छा, एक चीज और भी आपको इसमें ध्यान रखना है भाई कि इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में कुल पैसे कितने मिलते हैं। हालांकि इसमें मिलते हैं कितने 11 लाख, कितने मिलते हैं 11 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे आपको सही कर लेना चाहिए, ये आपका 59वें नंबर का है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, ये करंट अफेयर का सवाल है, ये भी ध्यान रखिए। तो विनोद शुक्ला जो होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ के क्या होंगे, पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं ये छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और ये साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा क्या है, ये पुरस्कार है। अगला देखिए, आंसर लगाया था इसमें, ठीक है। आगे ये भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा, केवल सीढ़ीदार टीला बनाकर, केवल बांध बनाकर, केवल वृक्षारोपण करके, या सभी। तो भू संरक्षण को हम लोग ये सभी विधियों से क्या कर सकते हैं, बचाए रख सकते हैं, ठीक। अगला जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो रायपुर, भोपाल, रांची, इंदौर। तो देखेंगे अभी क्या है, अभी तो वर्तमान में क्या है भाई, भोपाल ही है, क्या है, भोपाल। लेकिन भोपाल से पहले कभी मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर हुआ करती थी। हम लोग कहें तो मिनी मुंबई भाई कहते हैं इंदौर को। तो देखिए, अगर यहां बात करें, एक शहर है कौन सा, इंदौर। इंदौर को हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं मिनी मुंबई भी कहते हैं इसे। इंदौर को क्या कहते हैं, मिनी मुंबई के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंदौर है, ये भारत का क्या है, सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में ये शामिल है। सबसे क्या है, स्वच्छ शहर ये है पूरे भारत का, ठीक है। और लास्ट 6 बार से यही रह रहा है, ठीक है। पहली बार जब ये स्वच्छ जो शहरों की जो रैंकिंग जारी की तो पहली बार सूरत था, फिर उसके बाद में इंदौर आ गया, ठीक है। तो सूरत हालांकि सेकंड स्थान पे, इंदौर पहले स्थान पे है, ठीक है। तो इंदौर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। और तो ये इतनी बातें हो गई। अब देखो, जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश को हम लोग एक नाम देते हैं। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं भारत का इथोपिया भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना। इसे कहते हैं भारत का इथोपिया, ये इसको उपनाम हम लोग देते हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी क्या है, सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम क्या है, तो बताएंगे इसका नाम होगा धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर की हाइट की ये चोटी है। और हालांकि ये सतपुड़ा रेंज पर है। ये धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है, तो ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश, हालांकि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश आपने देखा होगा कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में देखा जाए तो ये क्या है, सेकेंड, ठीक है, बड़ा क्या है, ये राज्य है। क्योंकि पहला राजस्थान था,
दूसरा एमपी हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे एमपी के, अगर लोग और भी बात कर लें कि भाई एमपी का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो ये होगा आपका लगभग 3,08,209, ठीक है। कितना क्षेत्रफल होगा, तो ये है आपका 3,08,209 वर्ग किलोमीटर में। ये इसका इतना क्या है आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सेकंड ये सबसे बड़ा है। तो मध्य प्रदेश को आपको इस तरीके से थोड़ी सी डाटा को लेकर ध्यान रखिएगा, और थोड़ा और डाटा इसमें बढ़ाया जाए क्या, तो देखो और डाटा बढ़ा दे, देखो दे कि मध्य प्रदेश में ही देश का नया टाइगर रिजर्व बन चुका है जो 58 नंबर का है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 58 नंबर का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे भाई इसको मंजूरी मिली है, वो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है माधव, क्या नाम है, तो ये है कौन सा आपका, तो माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंदर ही माधव टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। तो ये देश का तो 58 है, ये देश का तो 58 है, लेकिन अगर देखेंगे एमपी का ये 9th है, एमपी का मतलब एमपी का नवा टाइगर रिजर्व है। और एमपी में सबसे अधिक क्या है, एमपी में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है, इसलिए इसे कहते हैं टाइगर स्टेट भी कहते हैं, टाइगर स्टेट की भी संज्ञा इसे देते हैं। अब आ जाओ, निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है। मलयालम भाषा, तो मलयालम भाषा केरल, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो मलयालम भाषा जो बोलते हैं ये केरल की क्या है, ये राजकीय भाषा है, केरल की क्या है, ये राजकीय भाषा है। तो अच्छा, केरल की ये राजकीय भाषा तो है, लेकिन मलयालम ध्यान रखिएगा एक क्या है, ये शास्त्रीय भाषा भी है, ठीक है। मलयालम जो है, मलयालम एक शास्त्रीय भाषा है। मलयालम एक क्या है, मलयालम एक शास्त्रीय भाषा है, इस बात को आपको ध्यान रखिए। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि हमने अभी तक सवाल देखा है कि कुछ ये भाषाएं पूछ रहा है कि किस राज्य की कौन सी भाषा है नहीं, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे लाइन पे ये लिख सकते हैं, यानी कि ज्यादा नहीं तो 4-5 आप लिख लें, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 6 राज्यों को देख लेते हैं हम लोग। एक आपका कौन सा है, एक आपका हो जाता है भाई गोवा, गोवा, फिर आपको लिख लेते हैं भाई कौन सा, केरल, फिर आपका है कौन सा, तो आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उसके बाद में हम लोग कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो एक आप लिख सकते हैं तमिलनाडु, तो ठीक है, तमिलनाडु का तो तमिल हो जाएगा, ये सभी को ध्यान रहेगा इस बात को लेकर। और बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं लक्षद्वीप को भी ले लूँ, लक्षद्वीप। तो यहाँ की जो राजकीय भाषाएं हैं या यहाँ पे सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या है, तो उसको आप यहाँ पे देखिए। जैसे कि गोवा में कौन सी भाषा चलती है, तो यहाँ पे चलती है कोंकणी, वहाँ की राजकीय भाषा भी है ये कोंकणी। केरल की बात की जाए तो वो कौन सा है, मलयालम, कौन सा है, मलयालम। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों की, क्योंकि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, इसे दोनों की राजकीय भाषा एक ही है, वो है कौन सा, तेलुगु, कौन सा हो जाएगा, तेलुगु। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजकीय भाषा क्या हो जाएगी, कन्नड़, क्या हो जाएगी, कन्नड़। और लक्षद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ का भी हो जाएगा कौन सा, मलयालम, कौन सा हो जाएगी, मलयालम, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी और अगर ये चीज आप देख लें कि शास्त्रीय भाषाओं की जब बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है, तो जो शास्त्रीय जो क्लासिकल लैंग्वेज है, देखिए शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, तो शास्त्रीय भाषाएं की कुल संख्या कितनी है, तो कुल अगर बात करें तो भैया पहले 6 थी, फिर 5 अभी ऐड हुई हैं, तो ये तो टोटल कितनी हो गई हैं, टोटल 11 हो गई हैं, ठीक है। अभी अक्टूबर 2024 में 5 नई राजकीय भाषाओं 5 क्या है, नई शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया था। तो शास्त्रीय भाषाएं वो होती हैं जिनका इतिहास 1500 से 2000 पुराना हो, ठीक है। देखो पहला देखा जाए
तो तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, जिसको 2004 में इसको मंजूरी मिली थी, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है संस्कृत। कौन सा है? संस्कृत, जिसको मंजूरी मिली थी कब? 2005 को। फिर देखिए तीसरा आपका है कौन सा? कन्नड़, ठीक है, कन्नड़। चौथा कौन सा है आपका? तेलुगु। तो इन दोनों को 2008 में दर्जा दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा हो गया। ये पांचवा देखिए, पांचवा आपका कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा मलयालम और उड़िया। मलयालम। छठा कौन सा हो जाएगा? उड़िया, ठीक है। तो ये 13-14 में, ठीक है, ये 13 में, ये 14 में इसको मिला थी मंजूरी, ठीक है। और 7वें नंबर की मैं बात करूं, मतलब 7वां का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे देखो 7वें नंबर में मैं बात करूं तो वैसे आप देखो कि कौन कौन से हैं, अगर आगे लेके चलेंगे तो देखिए एक है कौन सा? प्राकृत, ठीक है, प्राकृत। 8वां देखेंगे तो पाली। 9वां देखिए मराठी। और आगे देखेंगे तो 10 नंबर पे आपका कौन सा जाएगा? तो आपका हो गया यहाँ पे बंगाली। अगर देखेंगे तो ये असमिया। कौन सा है? असमिया। तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 11 हो गए, ठीक है। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? वो है तमिल। कौन सी है वो? तमिल। तो अभी जो ये लेटेस्ट 5 को दर्जा मिला है ना, जो लेटेस्ट जो ये 5 हैं, जो लेटेस्ट 5 है, इनकी जो दर्जा कब मिला था? तो ये अभी मिला, देखा जाए तो इनको तो ये अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में इनको मिला था मंजूरी। मंजूरी कौन देगा? तो संस्कृति मंत्रालय देगी, ठीक है। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, तवी, झेलम या चेनाब? देखिए जो जम्मू कश्मीर सॉरी जो जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू जो है ना वो एक नदी है, कौन सी? तवी नदी है, ठीक है। तवी जो नदी है ये कहीं ना कहीं क्या है आपका? तो ये सहायक नदी है, ठीक है। ये क्या है? सहायक नदी है किसकी? तो चेनाब की। किसकी है? चेनाब की सहायक नदी है, चेनाब की सहायक नदी। और चेनाब सिंधु के सहायक है, ठीक है। चेनाब की सहायक नदी है और चेनाब सिंधु की। तो ये सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये तभी ध्यान रखें ना कि ये आप कहाँ पे? जम्मू में है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज और भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जम्मू की जब हम लोग बात की ही है तो जम्मू अलग था पहले और कश्मीर वाला हिस्सा क्या था? अलग था, ठीक है। पहले तो देखेंगे क्योंकि जब जम्मू कश्मीर जब देखा जाए तो उसकी राजधानी पहले सर्दियों के समय में जम्मू हुआ करती थी और ग्रीष्मकालीन आपका कश्मीर हुआ करती थी। और ये वर्तमान में क्या है कि जम्मू कश्मीर की एक ही राजधानी वर्तमान में है परमानेंट, वो है कौन सी? श्रीनगर है, ठीक है। तो वो श्रीनगर देखेंगे आप। तो बाकी ये नदियाँ जम्मू कश्मीर की ही हैं, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये भी सब सिंधु की सहायक ही हैं। निम्न में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? बसरा, बगदाद, काबुल, कांधार, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है? वो है काबुल, है नहीं। तो ये अब बाकी बगदाद देखेंगे तो बगदाद तो ये आपका क्या है? ये इराक की राजधानी है, इराक की है ये राजधानी। तो काबुल, काबुल जो है, काबुल एक नदी भी है, काबुल एक नदी भी है और काबुल एक शहर भी है, यानी कि वो राजधानी भी है। तो वो काबुल नदी के किनारे ही काबुल शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो अब जो ये अफगानिस्तान है, ठीक है, तो अफगानिस्तान को ध्यान रखेंगे। इससे संबंध में एक बात क्या ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में सर्वाधिक, यानी पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो सर्वाधिक, ठीक है, क्या है? तो अफीम, यानी ओपियम, यानी अफीम
उत्पादक, सर्वाधिक अफीम उत्पादक क्या है, ये देश है। ये क्या है, देश है। अब जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की जो आपकी क्या है संसद है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उसे शोरा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शोरा कहते हैं। ठीक, यहाँ की मुद्रा अफगानी चलती है। ठीक है, चलती है जी, अफगानी, अफगानी चलती है। तो अफगानिस्तान से संबंधित ये बातें आपको ध्यान रखना है। और बात करें भैया, देखो चलो अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान व पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, कौन सी सीमा है, डूरंड सीमा है। देखो पहले ये डूरंड सीमा जो थी वो भारत और किसके बीच में थी, तो अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन वो हिस्सा जो हमारा हिस्सा लगता था किसे, अफगानिस्तान से टच करता था, वो हिस्सा अभी किसके कब्जे में, पाकिस्तान के कब्जे में अभी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में अगर दोनों आ जाए कि जो डूरंड सीमा है वो किन देशों के बीच में है, भारत अफगानिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान, ऐसा ऑप्शन हो तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान लगाना चाहिए। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर भारत और अफगानिस्तान लगाना चाहिए। तो अफगानिस्तान से अगर हम बात करें, अफगानिस्तान से तो जो भारत की सीमा है, भारत की सीमा 106 किलोमीटर, ठीक है, क्या है, लगती है, यानी कि स्पर्श करती है। ठीक है, ये आपको इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो काबुल, तो काबुल में ही आपने देखा बाबर का क्या है, समाधि स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जापान की राजधानी है, देखो ये फिर आ गया, जापान की राजधानी है, तो टोक्यो, बैंकॉक, मनीला, सियोल। तो ये है किसका, ये है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो। तो बैंकॉक देखेंगे तो ये तो थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड। मनीला ये फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। सियोल अगर देखा जाए तो ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, जापान में अगर हम देखा जाए तो यहाँ की आपसे कभी कभी मुद्रा पूछ लेता है, तो मुद्रा ध्यान रखेंगे वो कौन सा है, तो वो है एन। क्या है भाई, एन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, घोड़ा, गधा, ऊंट, जिराफ। तो ये क्या है, ऊंट। ठीक है, तो ऊंटों की प्रसिद्ध अगर हम बता रहे हैं तो एक प्रसिद्ध मेला लगता है, पुष्कर मेला। ठीक है, ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, राजस्थान में। कहाँ लगता है, राजस्थान में। और ये पुष्कर मेला खासकर ये पशु मेला है। ठीक है, कैसा है, ये मुख्यतः पशु मेला है। ये क्या है, पशु मेला है, पशु मेला है। और पशुओं में भी ये स्पेशली किसको यहाँ पे बेचा जाता है, तो ऊंट को ही बेचा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है। कौन सा है, एशिया है। और इसका एशिया का अगर मैं क्षेत्रफल की अगर बात करूं भाई कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, क्षेत्रफल, तो ये आप देखेंगे तो 44.5, ये क्या है, मिलियन, मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, ये इतना क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना है, 44.5 में। ठीक है, अगर इनका हम लोग अरेंज कर लिया जाए, क्योंकि 7 महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीपों को अगर बड़े के क्रम में हम लोग क्या कर लें, इसको अरेंज कर लें, तो फिर क्या बनेगी स्थिति, देखो, क्योंकि अगर पहला देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है। दूसरी की बात करें तो दूसरा कौन सा है, अफ्रीका है। तीसरी की बात करें तो तीसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। चौथे की बात करें तो दक्षिण अमेरिका
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। पांचवे की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका, जिसे हम लोग सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। छठा हो जाएगा आपका यूरोप, और सातवां और सबसे छोटा हो जाएगा कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे क्या है, बढ़ते से घटते क्रम में ये हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि सबसे अधिक देशों की जो संख्या आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा यूरोप में। सबसे अधिक देशों की संख्या आप देखेंगे यूरोप में, लगभग 54 या 55 यहाँ पे देश हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, मतलब क्षेत्रफल में ही मान लो, क्षेत्रफल में पूछ रहा है ये, रूस, अमेरिका, भारत, चीन, तो ये कौन सा है, रूस है, ठीक है। कौन सा है, रूस है। रूस को ध्यान रखिएगा कि रूस का जो, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल आपको मिलेगा कितना, 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में इतना मिलेगा, ये 17.1 मिलियन, ठीक है। इन लगभग 17 लाख मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये 17 लाख हो गए, ठीक है, यानी 17 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना हो गया ना, हाँ 17, ठीक, मिलियन हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं और क्या, रूस। हाँ देखिए, रूस से अगर बात की जाए कि भाई पहले रूस को पहले क्या करते थे, पहले कहते थे USSR कहते थे, लेकिन USSR क्या हुआ कि 1991 में इसका क्या हुआ, विभाजन हुआ, ये टूटा, ये विभाजन हुआ, ठीक है। विभाजन के बाद में कितने, तो 15 नए क्या बने, गणराज्य बने, गणराज्य बने, ठीक है, गणराज्य बने। उन 15 गणराज्यों में से एक क्या था, रूस था, ठीक है। जैसे रूस है, यूक्रेन की बात कर लें, बेलारूस की बात कर लें, कजाकिस्तान की बात कर लें, ठीक है, इससे तुर्कमेनिस्तान, ऐसे 15 देश क्या हुए थे, ये टूटे थे, कब, 1991 में। उन विभाजनों में कौन सा एक देश था, एक था रूस। तो रूस अभी भी क्या है, विभाजन के बाद में भी सबसे बड़ा देश वही है, रूस, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या है, मॉस्को, राजधानी क्या है, मॉस्को। और ये जो मॉस्को है ये यूरोप वाले क्षेत्र में है, और जबकि जो यहाँ पे मुद्रा आपकी चलती है वो चलती है कौन सी, तो रूबल चलती है, कौन चलती है, रूबल, ठीक है। तो ये आपके क्या टोटल थे भाई, 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि ये चीज़ों आपको क्या है, समझ में आया होगा, है नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए ही इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।